हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। आज हम लोग इकोनॉमी को एनालाइज करेंगे फॉर यूपी पीसीएस। ओके, और इसके जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जितने भी थीम्स हैं, उनको आज हम लोग कवर करेंगे इसी एक ही वीडियो में। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग थोड़ा पीवाईक्यू एनालिसिस कर लेते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है इकोनॉमी के। ओके, तो देखो 2023 में 4 क्वेश्चंस तो आए थे डायरेक्टली बजट से। ओके, बिल्कुल स्ट्रेट बजट से आए थे। एक क्वेश्चन आया था इकोनॉमिक सर्वे का, एक क्वेश्चन आया था मैचिंग का, आया था थ्योरीज का, है ना, जैसे माल्थुसियन थ्योरी हो गई, है ना, मेल एडजस्टमेंट थ्योरी हो गई, डेमोग्राफिक थ्योरी हो गई। तो इनको मैचिंग करने को आया था कि ये किन्होंने दी है ना, किसने दी है, किसने प्रोफाउंड की है थ्योरी। ओके, और एक आया था क्वेश्चन टाइप ऑफ पॉवर्टी के। ओके, ये पूछा था कि यूएनडीपी के अकॉर्डिंग इनमें से कौन कौन से टाइप्स ऑफ पॉवर्टी होती हैं। ओके, फिर देखो 2022 में एक क्वेश्चन आया था, एलबीएस का फुल फॉर्म पूछा था, जो लीड बैंकिंग सिस्टम है ना, उसका फुल फॉर्म पूछा था सिर्फ। ठीक है, फिर बजट से 2 क्वेश्चन आए थे। अगेन माल्थुसियन थ्योरी 2022 में भी पूछी थी। ओके, जैसे यहाँ पे थ्योरीज थी, वही टॉपिक है माल्थुसियन थ्योरी। फिर कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी पूछी थी। देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉवर्टी पूछी, यहाँ कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी पूछी। ठीक है, तो इसको देखते चलना पैटर्न को। फिर एक पॉवर्टी कमेटीज पूछी। ओके, जैसे जो तेंदुलकर कमेटी है, लकड़ावाला कमेटी है ना, रंगराजन कमेटी है, ये पॉवर्टी कमेटीज़ हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आया था और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ये भी मैचिंग का ही था कि मतलब उनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना था, क्रोनोलॉजी में या तो फिर ईयर वाइज अरेंज करना था। ठीक है, कमेटीज़ को, वो सिंपल होता है, एक ट्रिक से सब याद हो जाता है। ओके, तो देखो पॉवर्टी से 1, 2, 3 क्वेश्चन, है ना, 2 क्वेश्चन थ्योरी से हो गए, है ना, थ्योरी से हो, बजट और इकोनॉमिक सर्वे से तो आते ही है। ओके, फिर देखो 2021 में बजट से अगेन 3 क्वेश्चन आए, फिर एक इकोनॉमिक सर्वे आया। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से तो आते ही हैं, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। ओके, उसके अलावा क्या थीम्स हैं वो हम लोग को पकड़ना है। फिर एक क्वेश्चन आया था सेंसेक्स के बारे में, पूछा था कि इसमें कितनी कंपनीज होती हैं। तो ये हमको पता है 50 कंपनी होती हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ी भी इकोनॉमी पढ़ी है बेसिक, तो ये आपको पता होगा कि इसमें 50 कंपनीज होती हैं सेंसेक्स में। ओके, वही क्वेश्चन आया था। फिर स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ का एक क्वेश्चन आया था। एक ये हेडलाइन इन्फ्लेशन का आया था। ये इकलौता क्वेश्चन है पूरे लाइक जो हम लोग 6 साल का एनालाइज करेंगे ना, सिर्फ एक इकलौता क्वेश्चन है जो कोर इकोनॉमी का है ना। अगर मतलब आपने कोर इकोनॉमी पढ़ी है, स्टैटिक इकोनॉमी बोल लो, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होता। बाकी सब कॉमन सेंस है या तो फिर लाइक जो थीम्स हैं उन्हीं पर आया है। फिर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से एक क्वेश्चन आया है और एक कैपिटल फॉर्मेशन से आया है। ये भी इकोनॉमी का क्वेश्चन है, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आया था जो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते थे। ओके, फिर 2022 में अगेन देखो पॉवर्टी कमेटीज़ फिर से आ गई। फिर पॉवर्टी मेथडोलॉजी भी पूछा, तो मतलब पॉवर्टी देख रहे हो, ये फेवरेट टॉपिक है। ओके, और बजट से 2 क्वेश्चन। फिर देखो 2019 में एक कुजनेट्स कर्व, है ना, जो एनवायरनमेंट वाला होता है, वो पूछा था। ठीक है, फिर बजट का 2 क्वेश्चन आए थे और एक क्वेश्चन पूछा था लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो रेट। ओके, वहाँ से, और एक अनएम्प्लॉयमेंट टाइप पूछ लिया था। ओके, फिर 2018 में अगेन बजट के तो आते ही आते हैं, साथ में लॉरेंस कर्व पूछ लिया था। यहाँ कुजनेट्स कर्व पूछा है और यहाँ लॉरेंस कर्व पूछ लिया है, और पॉवर्टी कमिटीज़। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या समझ में आया, हम लोग ने 6 साल का एनालाइज किया, हम लोग को क्या समझ में आया। देखो, एक तो थ्योरीज से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पॉवर्टी से पूछ रहे हैं, है ना, और बजट से पूछ रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे से पूछ रहे हैं। इसके अलावा और कुछ पूछ रहे हैं क्या? नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसी पर ही फोकस करेंगे, और इसमें 2 साल में ये जो कर्व है इन पे भी क्वेश्चन पूछा है, तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे। अब देखो बजट ऑलरेडी कवर किया हुआ है हम लोग ने, है ना, डिटेल में पूरा कवर किया है, यूपी प्लस यूनियन दोनों। उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से देख लेना अगर अभी तक नहीं देखी है तो। ओके, और इकोनॉमिक सर्वे के भी नोट्स टेलीग्राम पर पड़े हुए हैं, उसको पढ़ लेना। 2 पेजेस के हैं, है ना, 2 पेजेस में जितने भी मतलब रेलिवेंट चीज़ें हैं ना, जो रेलिवेंट फैक्ट हैं, वो सब कुछ कवर कर रखा है। ओके, तो उसका भी हम लोग लिंक दे देंगे नीचे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना नोट्स। ठीक है, तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे सॉर्टेड हो गया। अब इस वीडियो में हम लोग पॉवर्टी देख लेते हैं, है ना, और अनएम्प्लॉयमेंट के जितने टाइप्स हैं वो भी देख लेंगे, और कर्व की भी अच्छा वीडियो पड़ी हुई है, इसकी भी लिंक दे देंगे, वहाँ से देख लेना। जितने भी कर्व है ना इकोनॉमी में, जितने भी कर्व्स हैं, सब हम लोग ने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, वहाँ से देख लेना। ओके, उसके अलावा जितनी भी थ्योरीज हैं वो भी आज ही हम लोग कवर कर लेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, और पॉवर्टी वाला तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं तो आज की वीडियो। तो देखो जो फेवरेट टॉपिक है पॉवर्टी, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, हर साल 2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो इसको अच्छे से कर लेते हैं पॉवर्टी को। ओके, तो देखो 1995 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिफाइन किया था एब्सोल्यूट पॉवर्टी को। ठीक है, तो जो डेफिनेशन है वो अपने काम की चीज़ नहीं है ना, पढ़ना चाहो तो एक बार पढ़ लेना, लेकिन ये प्रीलिम्स वाला फैक्ट नहीं है। ओके, ये मेंस वाली चीज़ है। अपने काम की चीज़ क्या है, ये जो फैक्ट है 5 ईयर प्लान्स जितने हैं ना, उसमें पॉवर्टी से रिलेटेड क्या है,
ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो जो 12th 5 ईयर प्लान था उसमें क्या टारगेट था कि जो हेड काउंट रेशियो है ना, ऑफ कंजम्पशन पॉवर्टी, उसको हमें कम करना है 10 परसेंटेज पॉइंट से। ठीक है, तो ये टारगेट था कि हेड काउंट रेशियो की जो पॉवर्टी है वो 10 परसेंटेज पॉइंट से हमें कम करनी है। फिर 10th 5 ईयर प्लान, इसका क्या था कि 20% कम करनी है, कब तक? 2007 तक। ठीक है, 11th 5 ईयर प्लान का क्या था, इसमें भी 10 परसेंटेज पॉइंट हमें कम करनी है, कब तक? 2017 तक। ठीक है, तो इसके टारगेट्स याद रखने हैं। 12 में कितना है? 10, 11 में भी कितना है? 10, और 10th में कितना है? 20%। ओके, अब देखो, अब ये दो इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है? जो 4th 5 ईयर प्लान था उसमें इंदिरा गांधी ने, ये देखो, इंदिरा गांधी ने स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ, है ना, गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया था। उसके बाद फिर गरीबी हटाओ इंक्लूड किया गया था 5 ईयर प्लान में, किसमें? 5th 5 ईयर प्लान में। तो ये याद रख लेना कि स्लोगन दिया था 4th 5 ईयर प्लान के टाइम पर, लेकिन इंक्लूड कब किया था अपने ऑब्जेक्टिव में? 5 ईयर प्लान में, 5th में। ठीक है, चलो, उसके बाद एक ही PYQ में आया था कि इफेक्टिव रीज़न ऑफ स्लो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, तो वो है रूरल पॉवर्टी। ठीक है, अब अगर स्लो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो रहा है तो एग्रीकल्चर कहाँ होता है? ज़्यादातर रूरल में। ठीक है, तो अगर रूरल में पॉवर्टी होगी तो स्लो डेवलपमेंट होगा। ठीक है, उसमें दो ऑप्शन थे, रूरल अर्बन बोथ। ठीक है, तो इसका आंसर रूरल था। फिर देखो, एक है 20 पॉइंट प्रोग्राम, ये भी हमको याद रखना है कि किससे रिलेटेड है। ठीक है, एक तो ये लॉन्च कब हुआ था? 1975 में। ओके, तो ये याद रखना है। और दूसरी, इसका एम क्या था? टू प्रमोट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विद द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, दो एम थे कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को सुधारना है। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को, और दूसरा इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। ओके, फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पॉवर्टी में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। देखो, एक तो है, एक कब स्टार्ट हुआ? 2010 में। किसने स्टार्ट किया? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, OPHD। ठीक है, इन्हीं का ही इनिशिएटिव था। किसकी हेल्प से? UNDP एंड MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, है ना, मतलब इन्होंने ही स्टार्ट किया था, इन दोनों ने मिलके। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, किसकी हेल्प से? UNDP, यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, अब इनका काम क्या होता है? ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है ना, पॉवर्टी का इंडेक्स निकालते होंगे। अब इनकी मेथडोलॉजी क्या है, उस मेथड का हमें नाम पता होना चाहिए। इनकी जो मेथडोलॉजी है उसका नाम है रोबस्ट एल्कायर एंड फोस्टर मेथड। ठीक है, AF मेथड बोलते हैं, एल्कायर एंड फोस्टर। ठीक है, AF मेथड, ये नाम है, बस याद रखना कि अगर कहीं आ जाए कि ये लोग कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं, तो एल्कायर एंड फोस्टर मेथड। ओके, अच्छा, 2010 में जो HDR की रिपोर्ट आती है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसमें पहले ये आता था, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स आता था। ओके, तो 1997 में लॉन्च हुआ था, तो 1997 से लेके 2010 तक ये रिपोर्ट आती थी, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ओके, उसके बाद 2010 में इसको ख़त्म कर दिया था, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, और इसको रिप्लेस कर दिया था किसने? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ओके, तो अगर पूछना होगा, वैसे तो PYQ में ऑलरेडी पूछा हुआ है कि ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसने किसको रिप्लेस किया था? तो इसने ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को रिप्लेस किया था। ठीक है, फिर देखो, अब इसमें 2024 का थीम क्या थी, है ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की थीम क्या थी वो याद रख लेना, पॉवर्टी एमिड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये 2024 की थीम थी, जो इनकी रिपोर्ट आई थी उसकी थीम थी। ओके, ये हम लोग ने देख ही लिया, ये दोनों लोग निकालते हैं। अब इसके डायमेंशंस और इंडिकेटर्स क्या हैं वो याद करना इंपॉर्टेंट है। तो 3 डायमेंशन है, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स। ठीक है, और इसके इंडिकेटर्स इसके अंदर क्या है? तो देखो, हेल्थ में 2 हैं। अब देखो, ये 3 है ना, तो इनका डिवीजन कितना हो जाएगा? 1/3, 1/3, 1/3। ओके, ये तो कॉमन सेंस है। तो देखो, हेल्थ में क्या आता है? चाइल्ड मोर्टेलिटी और न्यूट्रिशन। एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल ऑफ अटेंडेंस, ये याद रखने हैं। ठीक है, ये तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 3 याद कर लो, ये छोड़ दो, नहीं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या आ जाएगा? कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड एसेट्स। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो इसमें कितने हो गए? जैसे इसका 1/3 था, तो इसका कितना हो जाएगा? 1/3 का आधा हो जाएगा, इन दोनों में बट जाएगा आधा आधा। तो 1/3 का आधा कितना हो जाएगा? 1/6 और 1/6। ओके, इसका भी सेम 1/6 और इसका भी 1/6, वेटेज की बात हो रही है। ओके, अब इसमें देखो कितना होगा, इसमें टोटल 6 हैं और यहाँ पे 1/3 था, तो 1/3 इंटू 1/6 मतलब 1/18। तो इन सब का अकेला अकेला कितना होगा? सबका 1/18 होगा, 1/18, 1/18 सबका।
ओके, तो ये वेटेज की भी हमने बात कर ली। अब देखो इसमें और आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें ये तो हो गया हमारा जो ग्लोबल वाला है ना, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। एक हमारा नेशनल भी निकलता है, तो इसमें ये टोटल 10 हैं, है ना, 4 ये हो गए, 6 ये हो गए, ये टोटल 10 हैं, नंबर भी याद रखना 10 हैं। जो हमारा नेशनल निकलता है उसमें 12 होते हैं, 2 एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। वो 2 एक्स्ट्रा कौन से होते हैं, चलो अभी देख लेते हैं, है ना। वो 2 एक्स्ट्रा हैं, हाँ ये रहा ना, देखो ये जो रेड कलर के बने, एक है बैंक अकाउंट, एक है मैटरनल हेल्थ, ठीक है। तो ये जो रेड कलर के हैं ये 2 एक्स्ट्रा हैं, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो इसको भी अलग से याद रखना है कि मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट ये एक्स्ट्रा होते हैं हमारे नेशनल वाले में। नेशनल वाला कौन निकालता है, नीति आयोग निकालता है, ओके। तो इसको भी हम लोग कभी देखेंगे कि इसमें क्या आया रिपोर्ट में नीति आयोग के, ओके। पहले अभी हम लोग इसका देखते हैं। तो देखो अभी प्रेजेंट में हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये मेथड यूज़ होता है पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए। इंडिया में पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए कौन सा मेथड यूज़ होता है, इसका नाम याद रखना, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेथड, ओके। अब इसमें क्या क्या यूज़ होता है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या चीज़ यूज़ होती है, तो ये PYQ ही है ना। ये PYQ में भी पूछा था क्या क्या यूज़ होता है। एक तो हेड काउंट रेशियो, दूसरा कैलोरी इनटेक, और तीसरा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये 3 चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। तो याद रखना हेड काउंट रेशियो, कैलोरी इनटेक और हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब ये किसने रिकमेंड किया था ये मेथड यूज़ होना चाहिए, ये तेंदुलकर कमेटी बनी थी, उन्होंने ही रिकमेंड किया था कि हम लोग हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेथड को अपनाते हैं फॉर एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। अब देखो तो 61st राउंड ऑफ NSS उसका सर्वे हुआ था, उसमें 2 मेथड यूज़ हुए थे, सैम्पल सर्वे हुआ था उसमें 2 मेथड यूज़ हुए थे। तो ये 2 मेथड के नाम याद रख लेना, है ना। मान लो कभी आ गया तो पता होना चाहिए किसके लिए होता है, पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए होते हैं, है ना। PYQ में भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है तो फिर से पूछ सकते हैं। अब देखो कौन कौन से 2 मेथड होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड और एक होता है मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, URP और MRP, ओके। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड होता है ये 30 दिन की गरीबी नापता है ना। गरीबी क्या मतलब, जो कंजम्पशन हो रहा है ना, तो 30 दिन में आपने क्या क्या कंज्यूम किया, कितने का कंज्यूम किया, वो आ जाएगा यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड में। और 365 दिन आपने क्या क्या कंज्यूम किया, है ना, तो वो आ जाएगा मिक्स्ड रिकॉल पीरियड में, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना कि 2 तरीके होते हैं, यूनिफॉर्म रिकॉल और मिक्स्ड रिकॉल। यूनिफॉर्म 30 दिन का होता है, मिक्स्ड रिकॉल 365 दिन का होता है, और दोनों ही यूज़ होते हैं एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी में, ठीक है। फिर देखो एक कल्चरल पॉवर्टी, है ना, इसका आइडिया दिया था, किसने दिया था, बस ये याद रखना है। इसके प्रोफाउंडर कौन है, ऑस्कर लुइस, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं ऑस्कर लुइस, उन्होंने दिया था। फिर एक कॉन्सेप्ट है विसियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, ये किसने दिया था, रैगनर नुक्से, ओके। फिर आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप एज एन इफेक्टिव टूल फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, है ना, कि मतलब अगर आपको पॉवर्टी एलिवेशन करना है तो उसके लिए इफेक्टिव टूल बन सकता है कौन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHG जो होते हैं, ठीक है। तो ये बांग्लादेश के एक है ना, ये बांग्लादेश के हैं, कोई प्राइज़ विनर है ना, उन्हीं ने ये दिया था, मोहम्मद यूनिस, ठीक है। तो ये डायरेक्टली ऐसे ही पूछेगा ये किसने दिया था, बस, बाकी इसने डिटेल में कुछ नहीं जाएगा कि इसका मतलब क्या है, ओके। अब देखो ये भी PYQ है, जो अभी हम लोग ऊपर देखा था ना, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी से क्वेश्चन आया था, ओके, वो यहीं से आया था। देखो UNDP टाइप्स ऑफ पॉवर्टी को कैटेगराइज करती है, कितने पार्ट में, 6 पार्ट्स में। पहले तो यही याद कर लो, 6 पार्ट में डिवाइड करती है। पहली है इनकम पॉवर्टी, है ना, आपकी इनकम कितनी है उस हिसाब से। फिर एब्सोल्यूट पॉवर्टी, है ना, या मतलब आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, फूड एंड शेल्टर, है ना, रोटी कपड़ा मकान, वो पूरा हो रहा है कि नहीं। फिर होता है रिलेटिव पॉवर्टी, दूसरों के कंपैरिजन में आप कितने पुअर हैं, ओके। फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, तो भी हम लोग ने ऊपर देखा ही, ओके, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, यही सब तो था उसमें इंडिकेटर्स। फिर है क्रोनिक पॉवर्टी, लंबे टाइम की पॉवर्टी, लॉन्ग टर्म, है ना, जो इंटरजनरेशनल भी हो सकती है, ओके। फिर है सिचुएशनल पॉवर्टी, कि आप किसी सिचुएशन की वजह से पुअर हो गए हो, ये टेम्परेरी हो सकती है, ओके। तो इन 6 तरीक़ों से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, ओके। ये किसने किया है, UNDP ने। फिर देखो अब ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया था, इसके हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, है ना। इनके हिसाब से पूरी दुनिया में 1.1 बिलियन पुअर्स हैं, ओके, 1.1 बिलियन पुअर्स हैं, जिसमें से कि ज़्यादातर चिल्ड्रंस हैं, जैसे ये लिखा हुआ है ना, देखो 584 मिलियन चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, जो कि अंडर 18 है, समझ गए। तो 1.1 में ऑलमोस्ट हाफ हो गया जो कि पुअर है, चिल्ड्रंस। फिर 455 मिलियन पुअर पीपल लिव्ड इन कंट्रीज एक्सपोज टू वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, मतलब ऐसी कंट्रीज जहाँ पे वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वहाँ पे 455 मिलियन पुअर्स हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इसका कितना हो गया, 40% ही हो गया।
ये भी याद रखना है। फिर 76 कंट्रीज़ रिड्यूस्ड पॉवर्टी, है ना। तो 86 में जिसमें डाटा लिया गया था 86 कंट्रीज़, उनमें 76 में कम हुई है पॉवर्टी। तो अगर जैसे स्टेटमेंट ऐसे बना के देख दे कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में जो पॉवर्टी है वो बढ़ी है कि लास्ट के 4-5 साल में, ओके, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या देखो क्या लिखा है, 76 कंट्रीज़ ने रिड्यूस करी है पॉवर्टी, समझ गए। अब हम लोग इंडिया की देखो बात कर लेते हैं, है ना। इसी के अंडर जो इंडिया की फैक्ट्स हैं उसकी बात कर लेते हैं कि अलग अलग इंडिकेटर्स में कैसा स्कोर रहा है। तो पहले तो MPI स्कोर कितना है इंडिया का, वही याद रखना, 0.069, ओके, समझ गए। अब देखो न्यूट्रिशन 30%, ईयर्स ऑफ स्कूल कम है, 18.7% है, ठीक है। तो ये अलग अलग परसेंटेज दे रखा है, तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस स्कोर याद रखना है 0.069, समझ गए। फिर ये अलग अलग इंडिकेटर्स हैं वही ऊपर वाले, उसमें स्कोर आया है इंडिया का, तो उसी का स्क्रीनशॉट है, बस ये याद नहीं करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो नीति आयोग अपना जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ना, वो क्या दिखाता है। तो हम लोग ने इंडिकेटर तो पहले ही देख लिए थे, सारे सेम होते हैं, 12 होता है टोटल, बस 2 एक्स्ट्रा हो जाते हैं, कौन से, मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट, ठीक है। अब इनके हिसाब से कि सबसे ज़्यादा पॉवर्टी कौन से स्टेट ने कम करी है, तो सबसे ज़्यादा यूपी ने पॉवर्टी कम करी है, ये याद रखना, यूपी ने सबसे ज़्यादा पॉवर्टी कम करी है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान। रिकॉर्ड लार्जेस्ट डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ MPI पुअर ड्यूरिंग लास्ट 9 ईयर्स। पिछले 9 साल में सबसे ज़्यादा कम करने वाला स्टेट कौन सा है पॉवर्टी, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, ठीक है। फिर ये देखो ये वही बात हुई है, ये 2022 और 23 का प्रोजेक्टेड है, ओके। इनके हिसाब से कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन पुअर है, 11.28%, ठीक है। तो ये फैक्ट याद रख लेना, 11.28% पॉवर्टी रेट है। अब 2013 से 14 मतलब 10 साल में कितने पॉइंट्स कम हुए हैं, है ना, तो 17.89% की रिडक्शन आया है पॉवर्टी में, ठीक है। तो अगर हम लोग एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो ऑलमोस्ट कितने हो गए, ये 25 करोड़ हो गए, ऐसे याद कर लो, 24.82 करोड़ पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी निकले हैं, ठीक है। तो एक तो ये याद कर लिया, एक चीज़ ये याद कर लिया और एक ये याद कर लिया। फिर देखते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, है ना, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है हेड काउंट रेशियो और एक होता है इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, दोनों ही यूज़ होते हैं। ये इसका जो स्कोर निकलता है उसमें यही दोनों यूज़ होते हैं, इन्हीं दोनों का जो जैसे जो स्कोर इसमें मिलेगा हेड काउंट रेशियो में और कुछ स्कोर मिलेगा इंटेंसिटी ऑफ पुअर में, है ना। हेड काउंट रेशियो तो हम लोग समझ गए कि कितने लोग हैं, और इंटेंसिटी ऑफ पुअर क्या है कि कितने ज़्यादा गरीब हैं, एक होता है कम गरीब, एक होता है बहुत ज़्यादा गरीब, है ना, जिसको रोटी कपड़ा मकान कुछ भी नहीं मिल रहा है, ओके। तो उसके हिसाब से स्कोर दिया जाता है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ये H है ये A है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो MPI स्कोर आ जाता है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कि MPI स्कोर कैसे आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, ओके। तो ये हो गया हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, पॉवर्टी की बात हो रही है तो पॉवर्टी में हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा SDG है जो पॉवर्टी की बात करता है। तो SDG 1 सबसे पहला ही SDG है जो पॉवर्टी की बात करता है, ये भी याद होना चाहिए, ओके। इसको आप एक बार देख लेना, वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं ये जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ओके। अब देखो रिचेस्ट स्टेट्स कौन से हैं, अगर हम लोग पर कैपिटा इनकम की बात करें तो सबसे अमीर स्टेट कौन से हैं यूपी के, तो सबसे अमीर है तेलंगाना, फिर दिल्ली, फिर हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, ठीक है। सब ना याद रख पाओ तो एटलीस्ट तेलंगाना एंड दिल्ली याद रखना, ओके। स्टेट ये तो फिर यूटी हो गई, लेकिन फिर भी स्टेट में अगर पूछे तो तेलंगाना। अब पुअरेस्ट की भी बात कर लो तो पुअरेस्ट में तो याद करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि सबसे पुअर बिहार फिर यूपी, है ना, दोनों ही अपने स्टेट हैं, बिहार और यूपी, ठीक है। पर कैपिटा इनकम की बात हो रही है ना। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक रिसर्च किया था SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिसर्च किया था, बेसिकली एक सर्वे किया था, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, कौन कितना खर्च करता है उस पर सर्वे किया था। तो उसमें इन्होंने देखा कि जो डिक्लाइन हुआ है रूरल अर्बन डिवाइड कितना हुआ है, 7.2%, है ना, जो मतलब रूरल पॉवर्टी है वो 7.2% हो गई है। पहले कितनी थी, 25% हुआ करती थी 2011-12 में, अब जाके वो 2022-23 में सिर्फ 7.2% बची है रूरल पॉवर्टी, ठीक है। और अर्बन पॉवर्टी कितनी है, 4.6%। तो ये भी याद रख सकते हो, मेन तो यही है, ये जो हम लोग ने ऊपर यहाँ पे पढ़ा था ना 11.28%, क्योंकि ये लाइक ज़्यादा ट्रस्टेड सोर्स है, गवर्नमेंट एजेंसी है, ओके, नीति आयोग। तो ये याद रखो, बाकी SBI वाली उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक आइडिया होना चाहिए, रूरल की ज़्यादा है और अर्बन की कम है, ठीक है। फिर ये मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन है, इसको आप लीव कर सकते हो। इनइक्वालिटी रिडक्शन में भी देखो वर्टिकल इनइक्वालिटी
और हॉरिजॉन्टल इनइक्वालिटी। दो तरह की इनइक्वालिटी होती हैं। वर्टिकल इनइक्वालिटी मतलब समझ रहे हो, जैसे बॉस हो गया, एम्प्लॉय हो गया, मैनेजर हो गया, है ना, तो ये वर्टिकल हो गया। और हॉरिजॉन्टल क्या हो गया, एम्प्लॉय में ही जो है, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है, समझ गए। तो ये हो जाएगा, जैसे वर्टिकल की बात हो रही है तो विद इन रूरल एंड अर्बन हो जाएगा, रूरल और अर्बन के बीच में। और हॉरिजॉन्टल की अगर हम बात करें तो फिर बिटवीन रूरल एंड रूरल हो जाएगा, है ना, या फिर अर्बन एंड अर्बन हो जाएगा, समझ गए। अब देखो कमेटी, अगर वही पोवर्टी एस्टिमेट्स की बात हो रही है, अगर तेंदुलकर कमेटी के माने तो इन्होंने रिपोर्ट जो आई थी 2011-12 में, उस टाइम पर रूरल पोवर्टी कितनी थी परसेंटेज में है ये 25.7, अर्बन पोवर्टी कितनी थी, कम थी 13.7। वही अगर वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई थी 2018-19, उनके हिसाब से रूरल में थी 11.6, अर्बन में थी 6.3, ठीक है। एग्जैक्ट ना भी याद रहे बट एक आइडिया होना चाहिए इनका, ठीक है। और SBI एस्टिमेट्स का भी हमने देखा ही 7.2 और 4.6, ओके। फिर ये देखो नो पॉवर्टी SDG का गोल है SDG 1, है ना, SDG 1, ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। फिर देखते हैं हम लोग कमिटीज़ के बारे में, देखते हैं जितनी भी मेजर पॉवर्टी रिलेटेड कमिटीज़ हैं सबको एक साथ देख लेते हैं। अब इसमें याद क्या करना है, देखो एक तो इनका ईयर याद रखना है ना, कौन सी कमेटी कौन से ईयर में आई थी, ये पूछता है PYQ में। ये ज़्यादा फैक्चुअल हो जाएगा लेकिन इसका कुछ उपाय नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि PYQ में पूछा हुआ है। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है, अब आप ईयर याद रख लोगे तो दूसरी चीज़ अपने आप याद हो जाएगी, इनकी क्रोनोलॉजी, है ना, इनकी क्रोनोलॉजी बहुत बार पूछी है, तो इसको आप किसी निमोनिक की तरह भी याद कर सकते हो। जैसे कुछ भी बना लो, जैसे अलग लकड़ी से तेंदुलकर ने सक्सेना और रंगराजन को मारा, ठीक है, ऐसे कुछ याद कर लो कि अलग लकड़ी से तेंदुलकर ने सक्सेना और रंगराजन को मारा, तो इतना तक तो याद हो गया, ठीक है। फिर ये तो याद हो जाएंगी लास्ट की, ओके। ये इंपॉर्टेंट भी उतनी नहीं है, ये 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ओके। फिर देखो तीसरी चीज़ इसमें क्या याद रखनी है कि इनका जो रिकमेंडेशन क्या था, ओके। तो देखो पहली जो प्लानिंग कमीशन की वर्किंग ग्रुप आई, इन्होंने क्या कहा कि हम मिनिमम न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से एस्टिमेशन करेंगे। फिर अलग कमेटी आई, इन्होंने क्या कहा, हम कैलोरी इनटेक के हिसाब से करेंगे। और कैलोरी इनटेक इन लोगों ने कितना बताया, रूरल के लिए 2400 किलो कैलोरी और अर्बन के लिए 2100, ये भी याद रखना है। फिर आया लकड़ा वाला कमेटी, इन्होंने भी क्या कहा कि हम मिनिमम कैलोरी इनटेक के हिसाब से करेंगे, ओके। और इन्होंने साथ में क्या कहा कि हम यूज़ करेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को प्राइस एडजस्टमेंट के लिए, ओके। फिर आया तेंदुलकर कमेटी, सबसे इम्पोर्टेंट है ना, इन्होंने क्या कहा कि हम ब्रॉड करेंगे, ये जो कैटेगरी है पॉवर्टी एस्टिमेशन की, इसको हम थोड़ा ब्रॉडर कंजप्शन नीड्स के हिसाब से करेंगे। सिर्फ हम लोग कैलोरी इनटेक को नहीं लेंगे बल्कि जो मिक्स्ड है ना, सब चीज़ें मिला के हम लोग लेंगे ताकि हम लोग मोर एक्यूरेट एस्टिमेशन कर सकें। फिर आई सक्सेना कमेटी, है ना, इन्होंने BPL लाइन उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए और ज़्यादा हायर इन पॉवर्टी बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड्स, है ना, तो फोकस ऑन रूरल पॉवर्टी पे इनका ज़्यादा था। जो सक्सेना का था वो रूरल पॉवर्टी पे ज़्यादा था, ओके। इन्होंने क्या कहा था कि हम लोग हायर कर दें, जो मतलब BPL है ना, पॉवर्टी लाइन, इसको हम लोग थोड़ा ऊपर कर दें, बढ़ा दें। फिर आया रंगराजन कमेटी, इन्होंने हायर पॉवर्टी लाइन देन द तेंदुलकर कमेटी, है ना, मतलब जितनी तेंदुलकर कमेटी ने सेट करी थी BPL लाइन उससे इन्होंने ऊपर कर दी, ठीक है, ताकि जो एडिशनल एक्सपेंसेस है ना, हेल्थ और एजुकेशन, इन सबको डिफाइन कर सकें, ठीक है। फिर आया हाशिम कमेटी, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर की ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इन्होंने बेसिकली कहा क्या था कि जो फैक्टर्स हैं, हाउस होल्ड एसेट्स, टाइप ऑफ जॉब, एसेस टू सोवल सर्विसेज, इन सबको भी इंक्लूड करना चाहिए BPL एस्टिमेशन में। फिर रंगराजन एक्सपर्ट ग्रुप आए, है ना, इन्होंने फिर से पॉवर्टी लाइन को री-इवेल्युएट किया और इन्होंने क्या कहा कि हम लोग इनकम के बेसिस पर करेंगे, ठीक है, कैलोरी से हटकर हम लोग इनकम पे जाएंगे। तो रूरल के लिए इन्होंने क्या सेट किया, 972 पर मंथ, है ना, और अर्बन के लिए 1407, 1407। फिर अरविंद पानेग्रिया टास्क फोर्स आए, है ना, ये फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी थे, ओके, अरविंद पानेग्रिया टास्क फोर्स। इन्होंने सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का यूज़ किया पॉवर्टी इंडेक्स के लिए, है ना, और इन्होंने रिकमेंड क्या किया कि पीरियोडिक सर्वे किए जाएँ ताकि हम लोग जो पॉवर्टी डाटा है उसको एक्यूरेटली नाप सकें, ठीक है। तो यही चीज़ें थी इसमें, मेनली यही था कि एक तो ये किलो कैलोरी वाला कब इंट्रोड्यूस हुआ, ओके, फिर ये वाला कब हुआ, है ना, इनकम वाला, ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी इनकी क्रोनोलॉजी और ईयर्स इंपॉर्टेंट है, यहीं से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक थ्योरीज, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, अभी हम लोग ने ऊपर देखा ही था, काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखो इसको हम लोग देखते हैं, इसमें क्या याद रखना है, एक तो ये प्रपोज किसने करी है ये याद रखना होता है, और दूसरा ये कहती क्या है वो भी याद रख लेंगे। अभी तक तो यही पूछा है कि प्रपोज किसने किया है,
बट आगे चल के थोड़ा डिटेल में जाना होगा, तो इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग को पता होना चाहिए कि ये थ्योरी क्या कहती है। तो देखो, पहली है माल्थुसियन थ्योरी। ये किसने दी थी? थॉमस माल्थुस ने। ओके, इनके हिसाब से ये क्या कहते हैं कि जो रिसोर्सेज होते हैं, है ना, जो मतलब फूड सप्लाई है ना, वो एरिथमेटिकली इंक्रीज होती है। जैसे अगर हम लोग ग्राफ से अगर समझें, जैसे मान लो ये ग्राफ है ना, तो अगर फूड ऐसे बढ़ता है एरिथमेटिकली, वहीं जो पॉपुलेशन है वो कैसे बढ़ती है? वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, ऐसे। समझ रहे हो? ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है जबकि ये लीनियर बढ़ रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ है, यहाँ तक तो वो सस्टेन कर लेगा फूड, बट इसके बाद फिर गैप होता जाएगा, पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी और रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। ठीक है, यही चीज़ बोल रहा है ये माल्थुसियन थ्योरी। फिर दूसरी है ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी। इनके हिसाब से वही चीज़ है कि मतलब जब एक लिमिट होती है रिसोर्सेज की, अगर उस लिमिट से ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो फिर वो कैरी कर नहीं पाएगा। ओके, ये किसने दी थी? एडविन कैनन ने। फिर है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ये क्या कहते हैं कि 4 स्टेजेस होती हैं डेमोग्राफी की, 4 स्टेजेस होती हैं। ओके, ये 4 स्टेजेस भी आपको याद रखनी है ना। कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं? देखो, पहली होती है, फर्स्ट स्टेज होती है जिसमें हाई बर्थ रेट होता है और हाई डेथ रेट होता है। ठीक है, मतलब पैदा भी ज़्यादा हो रहे हैं और मर भी ज़्यादा रहे हैं। फिर दूसरी होगी हाई बर्थ रेट होगा लेकिन डेथ रेट थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरी स्टेज आएगी जब मतलब दोनों ही इसमें हो जाएंगे, ये सेकंड और थर्ड में दोनों ही में यही होता है। फिर फोर्थ में क्या होगा कि जो बर्थ रेट है वो भी कम हो जाएगा और जो डेथ रेट है वो भी कम हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि मेडिकल एडवांसेस हो जाएंगे। ओके, समझ गए? तो स्टेजेस 1 में दोनों ऊपर थे, स्टेजेस 4th में दोनों नीचे आ गए हैं, और 2-3 बीच की स्टेजेस हैं, ऐसे याद कर लो। फिर है सोशल मेल एडजस्टमेंट थ्योरी, है ना। इन्होंने क्या कहा है, इकोनॉमिक जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है ना, वैसे वैसे लोग गांव से आके, रूरल से आके अर्बन में माइग्रेशन करने लगते हैं, है ना, और अर्बनाइजेशन बढ़ने लगता है, जिससे कि क्या होता है, जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन्स हैं, क्राइम है ना, हाउस शॉर्टेज है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो सब बढ़ने लगता है। ठीक है, तो यही है सोशल मेल एडजस्टमेंट थ्योरी। फिर है पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्योरी। इसमें क्या कहता है? इसमें भी वही है, पॉपुलेशन और इकोनॉमी डेवलपमेंट। जैसे इनका कहना यही है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, ओके, वैसे वैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती रहेगी। लेकिन अगर ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो फिर वो काउंटर इफेक्ट उसका हो जाता है। ओके, तो फिर लाइक वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होती है बल्कि कम हो जाती है। ओके, फिर देखो थ्योरी ऑफ स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, इसको रोस्टोज स्टेजेस भी बोलते हैं क्योंकि ये दिया ही था वॉल्ट रोस्टो ने। इनके हिसाब से 5 स्टेजेस होती हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की। कौन कौन सी? पहली होती है जब ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है, फिर प्री कंडीशन होती है टेक ऑफ से पहले का स्टेज, फिर टेक ऑफ होता है, फिर मैच्योरिटी आती है, और फिर लास्ट में हाई कंजम्पशन होने लगता है। ठीक है, तो ये 5 स्टेजेस होती हैं। ये किसने दिया था? बस ये याद रख लो, वॉल्ट रोस्टो ने। फिर अर्बनाइजेशन एंड डेवलपमेंट स्टेजेस, तो ये तो लाइक नाम से ही समझ में आ रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ओके, मतलब वही है कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है वैसे वैसे अर्बनाइजेशन बढ़ने लगता है, माइग्रेशन बढ़ने लगता है। ओके, वही चीज़ है यहाँ पे। फिर लुइस मॉडल ऑफ डुअल सेक्टर इकोनॉमी, है ना, ये किसने दिया था? ये आर्थर लुइस ने दिया था। इनके हिसाब से इन्होंने क्या कहा था कि जब ट्रांजिशन होता है एक ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी की तरफ, है ना, तो यही चीज़ बोली थी, जब ट्रेडिशनल से मॉडर्न की तरफ जाते हैं तो इंडस्ट्रीज़ वगैरह बढ़ने लगती हैं, है ना, और हम लोग लेबर सरप्लस हो जाते हैं। ओके, यही चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा है, हम लोग मोर प्रोडक्टिव हो जाते हैं। देखो बोल रहा है ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल सबसिस्टेंस सेक्टर टू मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर विद सरप्लस लेबर मूविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मोर प्रोडक्टिव अर्बन इंडस्ट्रीज़। एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर इंडस्ट्रीज़ में आने लगते हैं लोग। ओके, फिर हेरोड डोमर मॉडल, ये 5 ईयर प्लान में भी था अपने, है ना, तो ये क्या बोलते हैं कि कैपिटल एक्यूमुलेशन ज़रूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, कैपिटल एक्यूमुलेशन होना ज़रूरी है ना। तो इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ को कैपिटल एक्यूमुलेशन के टर्म्स में ही डिस्क्राइब करने की कोशिश करी थी और सजेस्ट किया था कि जितनी ज़्यादा सेविंग्स रेट होंगी ना, उतना ज़्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ होगी। ठीक है, तो यही चीज़ बोला था हेरोड डोमर ने। फिर डिपेंडेंसी रेशियो, है ना, तो ये डिपेंडेंसी रेशियो क्या है? इसमें देखो वही है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, है ना, कुछ होंगी डेवलप्ड कंट्रीज़, कुछ होंगी डेवलपिंग कंट्रीज़, है ना, तो ये जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो डेवलप्ड कंट्री पे डिपेंडेंट हो जाती हैं। ठीक है, और इसी वजह से जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट करने लगती हैं। यही है डिपेंडेंसी रेशियो। फिर है बिग पुश थ्योरी। ये क्या है? ये बिग पुश थ्योरी बोलती है कि अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, है ना, अगर आपको सेल्फ सस्टेनिंग अपनी इकॉनमी बनानी है तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, है ना,
जो आपको पुश मिलेगा ना, ये बिग पुश है ना, ये यहीं से मिलेगा, इन्वेस्टमेंट से ही, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे देखो लिखी हुई है, कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम इकोनॉमिक इनर्शिया एंड अचीव सेल्फ सस्टेनिंग लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समझ गए। फिर है ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। ये तो नाम से ही समझ में आ रही है कि अगर हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना होगा, ह्यूमन कैपिटल में, ठीक है। मतलब एजुकेशन दो, ट्रेनिंग दो, हेल्थ को बढ़ाओ, है ना, इसी से ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। फिर है देखो इंडिजिनस ग्रोथ थ्योरी, ये भी वही कहती है कि बाहर के रिसोर्सेज से अच्छा है कि तुम जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, इनोवेशन, नॉलेज, ह्यूमन कैपिटल, इन पे फोकस करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लोकेशन थ्योरी। ये तो हम लोग बिल्कुल ही बेसिक है कि जहाँ पे लोकेशन अच्छी होगी, रॉ मटेरियल अच्छा होगा, स्किल्ड लेबर मिलेगी, है ना, चीप लेबर मिलेगी, मार्केट जहाँ पे नियर बाय होगा, है ना, तो वो जो लोकेशन है, अगर ऐसी लोकेशन मिल रही है तो वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है। फिर इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स एंड लिमिट्स टू ग्रोथ। ये क्या बोलते हैं, ये सस्टेनेबल, बेसिकली ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है, कि मतलब हम लोग को अपना जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, उसको हम लोग बढ़ तो सकते हैं बहुत ज़्यादा, बट उसको एक लिमिट में रखना चाहिए ताकि हम लोग सस्टेनेबली ग्रो हो सकें, है ना। ऐसा ना हो कि हम लोग सारे रिसोर्सेज अभी ख़त्म कर दें, फ्यूचर के लिए कुछ भी ना रहे, ठीक है, तो वो इसमें आ जाता है। फिर नेक्स्ट है माइग्रेशन ट्रांजिशन थ्योरी। ये किसने दी थी, विल्बर जेलेंस्की, है ना। कुछ कुछ नाम हैं जिनके फेमस हैं, वो याद रखना है, जैसे इसमें वॉल्ट रॉस्को हो गया, है ना, ये जेलेंस्की हो गया। इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने माइग्रेशन पैटर्न को लिंक करने की कोशिश करी थी, किससे, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से, ठीक है। मतलब वही बोल रहे हैं कि माइग्रेशन पैटर्न शिफ्ट फ्रॉम रूरल टू अर्बन माइग्रेशन टू इंटरनेशनल माइग्रेशन देन टू इंटर अर्बन माइग्रेशन, ओके। मतलब पहले रूरल से अर्बन आएंगे, फिर अर्बन से इंटरनेशनल जाएंगे, और फिर इंटरनेशनल से इंटर अर्बन, ठीक है, मतलब शहर में ही इधर उधर होते रहेंगे। फिर नेक्स्ट डिपेंडेंसी रेशियो। ये क्या बोलते हैं कि जो डिपेंडेंट ग्रुप्स हैं, डिपेंडेंट ग्रुप्स कौन से होते हैं, मतलब या तो जो कह लो कि 15 साल से कम के हैं, और उधर जो 59 से ज़्यादा के हैं, ये होते हैं डिपेंडेंट लोग, है ना। तो जितनी ज़्यादा डिपेंडेंट लोग होंगे उतनी इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी, यही बोलने की वो कोशिश कर रहा है, ओके। और दूसरे में भी यही है, थ्योरी ऑफ जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, इसमें भी यही है कि मतलब जितना ज़्यादा तुम्हारा डिपेंडेंसी रेशियो होगा उतनी कम इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ओके। फिर है पुश पुल थ्योरी ऑफ माइग्रेशन। तो ये पुश पुल क्या है, पुश है कि मतलब ऐसी कौन से जो फैक्टर्स हैं जो तुमको मजबूर कर रहे हैं माइग्रेशन पे, है ना। जैसे कि अगर रूरल की हम लोग एग्जांपल लें तो रूरल में देखो लैक ऑफ जॉब्स होता है, पुअर लिविंग कंडीशंस होती हैं, तो ये सब पुश का काम कर रहे हैं। जबकि अर्बन में पुल का काम क्या क्या करते हैं, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, सर्विसेज, है ना, हाउसिंग सर्विसेज, है ना, तो ये सब हो गया पुल फैक्टर्स। तो यही है पुश और पुल, जहाँ की रूरल में होता है पुश और अर्बन में हो जाएगा हमारा पुल। तो ये हो गई पुश पुल थ्योरी ऑफ माइग्रेशन। फिर लास्ट है सोशल चॉइस थ्योरी। ये सबसे ईजी है ना। ये मतलब वही है कि हम लोग अपनी खुद की चॉइस बना लेते हैं, जो सोसाइटी है उसको देख के। उनको हम लोग को क्या लगता है कि हम लोग अर्बन में जाके रहेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, हमारा जो स्टेटस है वो बढ़ेगा, तो ये हमारी चॉइस है ना। तो वही चीज़ है ये सोशल चॉइस थ्योरी, समझ गए। ये किसने दी थी, केनेथ एरो ने। अब इसमें हम लोग बात करें कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी हैं, तो इम्पॉर्टेंट है स्टार्टिंग की ये 5, है ना, स्टार्टिंग की 6 बोल लो, और उसके अलावा ये हैरोल्ड डोमर मॉडल, बिग पुश थ्योरी, और फिर लास्ट की ये जो 3-4 है ना, माइग्रेशन थ्योरी, डिपेंडेंसी रेशियो और पुश पुल थ्योरी। इन पे ज़्यादा फोकस करना, बाकी सब एक बार बस पढ़ लेना, ओके, क्योंकि ट्रेंड इस बार चल रहा है, जो थ्योरी है वो ज़्यादा पूछ रहे हैं। अब लास्ट टॉपिक है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का, ओके, इसको भी देख लेते हैं। वैसे तो हम लोग ने पढ़ा ही होता है स्टैटिक में, बट देख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी। देखो पहला है फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल होता है जब आप एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब की तलाश में जाते हो, तो जो बीच का टाइम आप अनएम्प्लॉयड रहते हो वो होता है फ्रिक्शनल, ओके, ये टेम्परेरी होता है। फिर स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल क्या होता है कि जब मिसमैच हो जाता है कि कंपनी को जो स्किल्स चाहिए और आप में जो स्किल्स हैं, है ना, इनमें ये मिसमैच हो जाता है, तब ये हो जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक। साइक्लिक क्या होता है, जैसे कभी तो बढ़िया मार्केट चल रहा है ना, बूम आ रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, लेकिन जब रिसेशन हो जाता है तो रिसेशन में क्या होता है, रिसेशन में कि जितने भी जॉब लॉसेस होने लगती हैं, क्योंकि क्या होता है डिमांड नीचे जाने लगती है ना। अब जब डिमांड नीचे जाएगी तो फिर जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो भी नीचे जाएंगे, है ना, उनका प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से जॉब लॉसेज होने लगती हैं। तो उस टाइम पे जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो होता है साइक्लिक। फिर होता है सीजनल, है ना, जो सीज़न के हिसाब से चेंज होता है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, है ना, टूरिज़्म हो गया, जब छुट्टी का सीज़न होता है तब टूरिज़्म ज़्यादा चलता है ना, जब नहीं होता एग्ज़ाम टाइम होता है तब टूरिज़्म कम हो जाता है, तो ये होता है सीजनल।
फिर वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर हम खुद से ही अनएम्प्लॉयड रहना चाह रहे हैं, है ना, तो ये वॉलेंट्री हो जाएगा। इनवॉलेंट्री मतलब हम ढूंढ तो रहे हैं जॉब लेकिन हमको मिल नहीं रही है, तो ये हो गया इनवॉलेंट्री। फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा कि जब हम लोग अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कम काम कर रहे हैं, है ना, मतलब हम काम कर सकते हैं 8 घंटा बट हम काम कर रहे हैं सिर्फ 4 घंटा, ठीक है, फ्यूअर आवर्स, तो ये हो गया अंडर एम्प्लॉयमेंट। वैसे ही होता है एक हिडन और डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, ये इंपॉर्टेंट है ना। ये भी क्या होता है कि जितने लोग चाहिए, जैसे मान लो मेरी कंपनी है उसमें हमें 100 लोग चाहिए लेकिन हमने एम्प्लॉय कर रखे हैं 200 लोग, ठीक है, तो ये जो 200 लोग एम्प्लॉय कर रखे हैं इनकी जो वो है प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, है ना, तो ये होता है डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। फिर एक होता है लॉन्ग टर्म, है ना, मतलब आप ज़्यादा टाइम के लिए, एक्सटेंडेड पीरियड के लिए अनएम्प्लॉयड रहो। एक होता है यूथ, है ना, यूथ क्या होता है 15 से 24 साल, है ना, इस टाइम पे जब आप अनएम्प्लॉयड होते हो तो उसको हम लोग सिंपली यूथ बोल देते हैं। एक होता है नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना, मतलब इससे किसी को हार्म नहीं होता है, ये अच्छा ही होता है माना जाता है, क्योंकि अगर बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, सभी को ही नौकरी मिल जाएगी तो फिर कोई कॉम्पिटिटिवनेस नहीं रहेगा, है ना, तो इसलिए इसको नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अच्छा माना जाता है कि इससे जो भी लाइक ग्रोथ है वो भी हैम्पर ना हो और सबको जॉब से मिल जाए। ओके, फिर होता है टेक्नोलॉजिकल, है ना, ये होता है टेक्नोलॉजी की वजह से, जैसे अभी एआई चल रहा है, रोबोट आ रहे हैं, है ना, मशीन्स हो गई, तो इनकी वजह से जो जॉब लॉसेज होती हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। और फिर लास्ट में जो बची हुई है ना, जैसे कि कोई डिसेबिलिटी है ना, या तो कोई सोशल बैरियर है, पर्सनल कुछ चैलेंजेस हैं आपके, ओके, उसकी वजह से अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो उसको हम लोग रेसिडुअल की कैटेगरी में डाल देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग ने सारे टाइप्स देख लिए अनएम्प्लॉयमेंट के, तो ये यही बस मेजर थीम्स थी इकोनॉमी की, इसी को ही अच्छे से कर लो। पॉवर्टी से एक क्वेश्चन आएगा, बजट से 2-3 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से आएगा, एक थ्योरी से आएगा और एक को चटपटा सा आ जाएगा रैंडम सा, जो कि आप बिल्कुल कॉमन सेंस से कर लोगे, ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन आता है इकोनॉमी से, इसको आप आराम से हैंडल कर लोगे। जितनी भी लिंक्स हैं बजट वगैरह की, इकोनॉमिक सर्वे की, है ना, वो सब डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी से करंट अफेयर के क्वेश्चन भी 1-2 आ जाते हैं, है ना, तो करंट अफेयर आपको चेकआउट कर लेना, टेलीग्राम पर आपको लिंक मिल जाएगी, है ना, जो हमारा CAC है वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट में, उसको एक बार आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू, कीप रिवाइजिंग, स्टे हेल्दी एंड अच्छे से पढ़ाई करो।